मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है आपका? अब तो देखिए बेटा, लॉकडाउन लग गया है तो आपके पास यही ऑप्शन बच गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ें। और बेटा अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन हो सकता है कुछ और दिन चले और इतने दिन तक आप यदि नहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन के बारे में दिमाग में बैठाए हुए बेटा, तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो हम लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। और मेरे जीनियस बेटे, आप लोग ध्यान दें। अब जीनियस कर रहे हैं तो रियल में आप जीनियस हैं। कभी अच्छे से हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, समझाएंगे। तो आज बेटा हम लोग कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए तीन बात ध्यान से देखना है बेटा, तीन बात जानना जरूरी है। पहला कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरा भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। बेटा यहाँ साइन पॉजिटिव छुपा हुआ है, चिन्ह, और यहाँ भी साइन पॉजिटिव छुपा हुआ है। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। ये पहला पॉइंट बेटा ध्यान में रखना है। दूसरा, कूलम्ब्स लॉ को ध्यान में रखना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा है Q2 और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R है। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स F लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड होता है F = 1/4πε0 mod Q1 Q2/r²। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दो बात ये। तीसरा, एक ट्रायंगल रूल होता है बेटा। ये ट्रायंगल रूल ना हम लोग को 11 में पढ़ना था, वेक्टर में। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। वेक्टर को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को हम लोग इस लाइन से रिप्रेजेंट किए और इधर एरो मार्क लगा हुआ है। इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। अब एक और वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा। तो ध्यान से देखना है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। वेक्टर ए के यहाँ पे हेड है, तो वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है। तो ट्रायंगल रूल कहता है कि आप वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला दीजिए ऐसे। ये कहलाएगा बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इन तीनों बात को बेटा आप समझ गए तो ये क्लियर समझ में आएगा। एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बोर्ड में पूछा गया है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। हम लोग के पास दो चार्ज है, चार्ज को हम लोग स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो एक चार्ज हमने ले लिया Q1, दूसरा Q2। इस Q1 का यहाँ साइन पॉजिटिव है, Q2 का भी साइन पॉजिटिव है। ये Q1 इस Q2 पे इधर फोर्स लगा दिया, ये Q2 इस Q1 पे इधर फोर्स लगा दिया। ये ध्यान रखना है।
कूलम्ब्स लॉ, जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन R है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1/4 mod Q1 Q2 by I स्क्वायर। तीसरा ट्रायंगल रूल कि कोई वेक्टर ए के हेड पर, आप ध्यान देंगे आप फिगर पे, वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाएगा। आइए हम आपको समझाते हैं, बता रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए बेटा, इधर हम लोग y एक्सिस लेते हैं, ये y एक्सिस है हम लोग का, और इधर हमने x एक्सिस ले लिया और ये ओरिजिन है हम लोग का, और यहाँ हमने चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया हमने Q2। देखिए बेटा, हमने दो पॉइंट चार्ज लिया Q1 और Q2। इस बात को लैंग्वेज में यहाँ लिखना पड़ेगा, here we take 2 point charges Q1 and Q2। चलिए हम इसको लिखते हैं, here we take 2 point charges Q1 and Q2। अब जो Q1 है उसका डिस्प्लेसमेंट कहिए ओरिजिन से या पोजीशन कहिए ओरिजिन से, मान लेते हैं R1 वेक्टर, और इस Q2 का ना पोजीशन वो मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो R kept at पोजीशंस। देखिए बेटा, पहले Q1 लिखा गया है, तो इस Q1 का पोजीशन है R1 वेक्टर, तो R1 एंड, और Q2 को रखा गया है R2 वेक्टर पे, R2। तो ये जो R1 है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, ये R2 भी बेटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बस फिर से एक बार देख लीजिए, हमने दो पॉइंट चार्ज लिया Q1 एंड Q2, उसी को हमने लिखा here we take 2 point charges Q1 and Q2 are kept at position R1 and R2 with respect to origin। अब बेटा हम लोग को सबसे पहले इस Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स को दिखाना है। आप देख सकते हैं ये Q1 है, उसका यहाँ पे साइन पॉजिटिव छुपा हुआ है, और इस Q2 का साइन भी पॉजिटिव छुपा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो हमको इस Q1 पे फोर्स दिखाना है, तो ये Q2 इस Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा। सबसे पहले हम लोग इस Q2 और Q1 को मिला देते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला है, और बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा F, और ये F फोर्स किस चार्ज पे लग रहा है, तो Q1 पे, तो इसके सफिक्स में 1 लिख दिए, और किसके द्वारा लगा बेटा, तो Q2 के द्वारा, तो F12। और कूलम्ब्स लॉ का हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, मीन्स कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जोड़ेंगे हम लोग। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है। तो F12 फोर्स के ऊपर ना वेक्टर का साइन लगा देते हैं ऐसे। अब हम लोग पहला कॉन्सेप्ट यूज हम लोगों ने कर लिया, इसको हमने मिटा दिया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हम लोग का कूलम्ब्स लॉ, उसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ यूज करना है, चलिए हम बता रहे हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स का लॉ कहता है F इज इक्वल टू 1/4 mod Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए बेटा यही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, सो दैट
इस Q1 पे लगने वाले फोर्स का नाम हमने F12 दिया है, तो यहाँ F के जगह पे हो जाएगा F12, सो दैट F12 इज इक्वल टू, अभी सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड लिखे हैं इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। F का वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये यहाँ भी उतर जाएगा 1/4πε0। मॉड है तो बेटा मॉड यहाँ भी Q1 इंटू Q2, तो यहाँ भी चार्ज Q1 और Q2 है, तो हम लोग Q1 इंटू Q2 ही लिखेंगे। मॉड कंप्लीट बाय आर स्क्वायर, ये R दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन होता है बेटा, तो यहाँ Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन हम लोग को पता नहीं है, मान लेते हैं कि ये R ही है, तो चलिए हम यहाँ पे R स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए बेटा ये कूलम्ब्स लॉ का जो हमने लिखा कूलम्ब्स लॉ को, उसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहा है फोर्स का, इसमें भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। थोड़ा सा हम लोग को ट्रायंगल रूल अगले कंसेप्ट पे चलना है, तो आइए समझा रहे हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन दूरी हमने R माना, इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखा देते हैं, मतलब इसको वेक्टर R कर देते हैं। ये वेक्टर R है, इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो अब ट्रायंगल रूल लगाना है, ध्यान देना है। अब आपके पास इस फिगर में 3 वेक्टर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले ये R1 वेक्टर, वेक्टर R1 का ये हेड ये टेल, दूसरा ये वाला वेक्टर R2, वेक्टर R2 का ये हेड और ये टेल। एक और वेक्टर आ गया बेटा आपके सामने, देख लीजिए वेक्टर R, उसका यहाँ हेड और यहाँ टेल। तो इस फिगर में आप 3 वेक्टर्स देख रहे हैं, ये R1 इसका यहाँ हेड यहाँ टेल, ये R2 इसका यहाँ हेड यहाँ टेल, ये R इसका यहाँ हेड यहाँ टेल। तो बेटा ध्यान से देखना है, R2 का यहाँ हेड है, वेक्टर R2 का यहाँ हेड है और वेक्टर R का यहाँ टेल है, तो वेक्टर R2 के हेड पर वेक्टर R का टेल है, तो ट्रायंगल रूल हम लोग लगाने जा रहे हैं। मीन्स ये वेक्टर मतलब R2 वेक्टर ऐसे, अब वेक्टर R मतलब वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R1। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है। मीन्स ये R2 वेक्टर R2 प्लस ये वेक्टर R इज इक्वल टू ये वाला R1, और इस R2 को हम उधर ले आते हैं, तो इधर बन जाएगा हम लोग का वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस ये उधर जाकर के माइनस बन जाएगा वेक्टर R2। और देखिए बेटा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को शॉर्ट में हम लोग R12 भी लिखते हैं, मतलब वेक्टर R12 मतलब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वेक्टर R का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है ये कि F12 का जो हमने वैल्यू लिखा उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है बेटा, इसको आगे लिखते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 वही है बेटा, और यहाँ वेक्टर R स्क्वायर है, तो R का वैल्यू R12 के इक्वल है, तो R के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे R12, और इस तरीका से यहाँ हो जाएगा R12 का स्क्वायर, ये F12 का वैल्यू निकल गया। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला है, इसमें कहीं डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है बेटा, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ध्यान देना है।
एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन शो करना। जैसे आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है इसका डायरेक्शन, और इसका वैल्यू 1 होता है। तो कहीं लिखा हुआ है फोर्स का वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे लिखा हुआ है। देखिए बेटा, वेक्टर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इतना लिखने का जरूरी नहीं है। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन होता है? आई कैप। बस ये हटा देना है बेटा और यहाँ पे आई कैप लगा देना है। आई कैप लगने का मतलब ही है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और डायरेक्शन की बात करें तो आई कैप मींस अलोंग कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। यही कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग को यहाँ यूज करना है। तो इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए ये F12 इधर है, देख लीजिए मेरे उंगली के डायरेक्शंस को देखिए बेटा, ध्यान देना है। एरो मार्क इधर है, एरो मार्क मतलब तीर का चिन्ह। तो F12 इधर है और वेक्टर R भी इधर है, देख लीजिए आप। यहाँ देखिए वेक्टर R का हेड है, यहाँ F12 का हेड है। तो वेक्टर R का डायरेक्शन और F12 का डायरेक्शन दोनों ही सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेड वेक्टर R एंड वेक्टर F12 आर इन सेम डायरेक्शन। तो बेटा हम हट जा रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना है। देखिए अब हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड तो लिखा गया, डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे। मींस F12 और इस पे वेक्टर का साइन दे दिए। ये तो रहेगा बेटा मैग्नीट्यूड है 1/4πε0, और Q1 इंटू Q2 रहेगा बाई R12 स्क्वायर भी रहेगा इंटू। देखिए वेक्टर R और F12 दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर हम वेक्टर R कैप लगा देते हैं। वेक्टर R कैप लगने से क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है बेटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक। दूसरा नंबर में R कैप लगने का मतलब कि F12 के डायरेक्शन को बता रहा है कि F12 का डायरेक्शन वेक्टर R के अलोंग होगा। और आगे बढ़ते हैं तो 1/4πε0 mod Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं R12 स्क्वायर इंटू R कैप है। देखिए बेटा हमने आपको बताया था, लिखा था वेक्टर R बराबर R12, डिफाइन किया था हम लोगों ने। तो यहाँ R कैप है और R है R12 के इक्वल, तो यहाँ पे हम R12 लिख देते हैं, दोनों इक्वल है तो इसके जगह पे हमने R12 लगा दिया। और यहाँ कैप है बेटा तो यहाँ कैप लगा देंगे, तो F12 इज इक्वल टू इतना आ गया। यही कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है बेटा डायरेक्शन। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और बातों को जानना है। अभी हमने फोर्स Q1 पे दिखाया बाय Q2, अब बेटा इस Q2 पे फोर्स दिखाना है बाय Q1। तो ये Q1 पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। तो चलिए हम इस फोर्स को इधर दिखाते हैं, और ये फोर्स Q2 चार्ज पे लगा है तो इसका नाम F2 दे देंगे, और बाय Q1 तो इसका नाम F21। बेटा F21 का भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये फोर्स Q2 पे लग रहा है, तो ऑन Q2 चार्ज फोर्स का नाम बेटा F21 इज इक्वल टू
देखिए 1/4 तो रहेगा ही, कांस्टेंट है। मॉड चार्ज तो बेटा Q1 है Q2 है, तो Q1 इंटू Q2 लिख दीजिए। सेपरेशन तो वही R है और R R12 के बराबर होता है, तो वो लिख दीजिए इंटू। देखिए बेटा ये वेक्टर R का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर R हम लोग का R12 के इक्वल आया है, तो वेक्टर R का डायरेक्शन R12 का डायरेक्शन इधर है और F21 का डायरेक्शन इधर है। दोनों का डायरेक्शन बेटा अपोजिट है। एक लाइन हम लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में कि here F21 and R12 are in opposite direction। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यूनिट वेक्टर जरूर, R12 क्या भी लगाएंगे, लेकिन माइनस में। जब किसी वेक्टर में आप माइनस लगा देते हैं बेटा, तो उसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए, कहीं लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 मीटर ईस्ट, और यदि उस 12 मीटर ईस्ट में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 12 मीटर ईस्ट है, ठीक है। या उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 12 मीटर वेस्ट, माइनस हटेगा तो बेटा यहाँ F21 इधर था और R इधर था, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब थोड़ा सा इनको और इनको कंपैरिजन किया जाए। यहाँ 1/4 है, यहाँ भी है मॉड Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, यहाँ भी है, और यहाँ प्लस में R12 का यहाँ प्लस छुपा हुआ है और यहाँ माइनस में है, तो हम लोग कंपेयरिंग करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ऑन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग करने पर क्लियर है बेटा कि ये दोनों ही इक्वल, लेकिन एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये प्लस में ये माइनस में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, और प्लस माइनस लगने का मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, और दोनों दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। जैसे F12 Q1 पे लग रहा है और F21 Q2 पे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है और दोनों दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो देखिए बेटा F12 Q1 पे है, F21 Q2 पे है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों का साइन अपोजिट है। मीन्स कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो हम लोग ये भी बात इंक्लूड कर देंगे, कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीका से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म खत्म हो गया, और एक और टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए बेटा एक और टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ध्यान देना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कहने का मतलब है कि बहुत सारे चार्ज के द्वारा फोर्स। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज होगा, आइए समझा रहे हैं। सबसे पहले कि यहाँ हम लोग n पॉइंट चार्ज लेते हैं, here we take n पॉइंट चार्जेस। तो n पॉइंट चार्जेस कौन कौन लेते हैं, तो Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn। और इस Q1 चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालना है, बाकी ये सभी चार्जेस के द्वारा। मतलब
Q2 Q3 dash Qn. We have to find force on charge Q1 by, तो किसके द्वारा, Q2 Q3 dash Qn. तो बेटा इसको हम लोग ग्रुप ऑफ चार्ज कर देते हैं, बाय ग्रुप ऑफ चार्जेज. और यहाँ पे हम लोग फोर्स का वेक्टर फॉर्म ही लेंगे. तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस वी नो, हम लोग जानते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 mod Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप. ये हमने आपको बताया है बेटा, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, इसी का यहाँ यूज होगा. तो ये कितने चार्जेस की बात कर रहा था, टू चार्जेस, और यहाँ n पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, देख सकते हैं आप. तो सबसे पहले टू चार्जेस का हम लोग जानते हैं. टू चार्जेस के बाद बारी आता है थ्री चार्जेस का. तो बेटा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस को हम डील कर रहे हैं, अब ध्यान देंगे. और सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं. जैसे ये आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पे हम Q2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम Q3 ले लीजिए. तो देखिए बेटा आपके सामने थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस है. थ्री में कौन कौन, तो Q1 Q2 और Q3. हम पहले ही लिख चुके हैं कि हम लोग को फोर्स निकालना है. वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q1. Q1 पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स दिखलाना है, इस Q1 पे. तो हम लोग फोर्स दिखाने के लिए ना सबसे पहले चार्ज का साइन देखते हैं, चिन्ह देखते हैं. इस Q1 का साइन बेटा यहाँ पॉजिटिव छुपा हुआ है. Q2 का भी बेटा देखिए पॉजिटिव है, और Q3 का भी पॉजिटिव है. मतलब यह सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स का केस है, क्योंकि सभी चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज है. तीनों ही चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज है. तो इस Q1 पे फोर्स निकालना है, दिखलाना है Q2 के द्वारा. बेटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस Q1 पे फोर्स रिपल्सिव लगाएगा. रिपल्सिव का मतलब होता है आउटवर्ड पुश करना, बाहर की तरफ धक्का देना. तो हम लोग चलिए इस Q1 पे फोर्स दिखाना है, इस Q2 से इस Q1 को मिला लिए. अब बेटा इस पर फोर्स दिखाना है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, F. और ये जो F फोर्स है किस चार्ज पे लग रहा है, Q1 पे. किसके द्वारा, Q2 के द्वारा. तो इस फोर्स का नाम हम लोग दे देंगे F12. अब देखा जाए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स. चलिए पहले इसको हम लोग मिला लेते हैं. और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, रिपल्सिव ऐसे. और ये फोर्स भी F इस Q1 पे ही लग रहा है, F1. और किसके द्वारा है बेटा, बाय Q3, इसका नाम F13. अब इस Q1 पे दो फोर्स लगा, एक F12 जो Q2 के द्वारा लगा, दूसरा F13 जो Q3 के द्वारा लगा. अब देखिए बेटा वेक्टर में हम लोग एक पढ़े थे पैरेललोग्राम रूल, उसका यहाँ यूज होगा. जब दो वेक्टर हो और उसका रिजल्टेंट दिखाना हो, तो उसका रिजल्टेंट दिखाने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम रूल पढ़े हैं. वेक्टर में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है. अब देखिए बेटा आपके सामने दो वेक्टर है. ये वेक्टर A का ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा. ये वेक्टर B
बी का ये हेड कहलाएगा, ये टेल कहलाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, उसको दिखाने के लिए हम लोग इसके पैरेलल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं हम, और इसके पैरेलल में फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और बीच से हम लोग डायगोनल विकर्ण ड्रॉ कर देते हैं। यही डायगोनल दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का नेट इफेक्ट होगा, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होता है। सेम कैसे बेटा यहाँ भी हम लोग को, यहाँ वेक्टर ए था, यहाँ पर वेक्टर F12 है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर बी था, यहाँ F13 है। तो इसके पैरेलल चलिए एक हम डॉट लाइन से ही लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बेटा, इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और इसका और इसका मतलब F12 और F13 का नेट इफेक्ट ये जो डायगोनल होगा वही होगा, और इसका नाम हम F1 दे देते हैं, वेक्टर F1। F1 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2 एंड Q3, मतलब F12 और F13 दोनों का नेट इफेक्ट है कौन बेटा, F1। अब चलिए हम लोग F12 का वैल्यू लिखते हैं, तो सो दैट F12 इज इक्वल टू, बस यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, मीन्स 1/4 mod Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 का। बेटा ये F12 का वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग को Q1 Q3 के बीच जो फोर्स F13 है उसका वैल्यू निकालना है। F13 इज इक्वल टू 1/4 mod, देखिए बेटा F13 मान मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q3, तो mod Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। अब हम लोग को दोनों फोर्स का वैल्यू डायरेक्शंस के साथ कैलकुलेट हो चुका है, यानी दोनों फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। और अब हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करने जा रहे हैं, फ्रॉम पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल कहता है कि F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। अब F12 का जो है ना बेटा, ये हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किया वो पुट कर देते हैं, 1/4 mod Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस प्लस तो प्लस ये F12 का वैल्यू था, प्लस तो बेटा प्लस, अब F13 का बारी है, तो F13 का ये है 1/4 mod Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो हम लोग को F1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ये सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस की बात हुई थी, अब हम लोग n पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे। फिर से आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए, ना यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए, फिर हम आपको सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस पे ले चलते हैं। तो अब आइए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। मीन्स कि यहाँ चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है,
तो ये Q2 इस Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा? निश्चित रूप से इस फोर्स का नाम F12। यहां हमने Q3 ले लिया, इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा F13। यहां हमने Q4 चार्ज ले लिया, तो इस पे इधर लगेगा F14। और बहुत सारे चार्जेस, अंत में हमने यहाँ Qn ले लिया, तो ये इस पे फोर्स इधर F1n लगाएगा। तो देखिए बेटा, हम इस Q1 पे ना बहुत सारे फोर्स लग गए। Q2 के द्वारा इधर F12, Q3 के द्वारा इधर F13, Q4 के द्वारा इधर F14, डॉट डॉट हमने बीच में दिया, मतलब Q5 के द्वारा भी फोर्स लगा, बाय Q5, बाय Q6 एंड लास्टली Qn। तो Q1 के द्वारा जो फोर्स F1n। और बेटा हम लोग F12, F13 इन सभी का वैल्यू लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। लास्ट में हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं, F12 1/4πε0 mod Q1 Q2 by R12 square into R12 का। F13 1/4πε0 mod Q1 Q3 R13 स्क्वायर इंटू R13 का। और ये जो फोर्स है बेटा Q2 के द्वारा है, बाई Q2, ये F13 बाई Q3, और बहुत सारे चार्जेज है, तो डैश डैश सब देते हैं। और इस तरीका से डैश डैश एंड लास्टली F1n 1/4πε0 Q1 Qn by R1n स्क्वायर इंटू R1n। और सारे फोर्सेस निकले। देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल फोर्स निकालना है, मतलब सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं उसका नेट इफेक्ट, कुल प्रभाव क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, और इस फोर्स का नाम देते हैं F1, और मान लेते हैं कि इस F12, F13, F14 डॉट डॉट F1n सभी का रिजल्टेंट F1 है। इन सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट बेटा F1 है। तो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। और अगले स्टेप में हम लोग F12 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, फिर F13 का ये वैल्यू पुट कर देंगे, और लास्ट में F1n का ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए बेटा, F12 के वैल्यू में 1/4πε0 है, F13 के भी वैल्यू में 1/4πε0 है, और लास्ट में F1n है, उसके भी वैल्यू में 1/4πε0 है। तो हम लोग 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। और एक चीज और है बेटा जो सभी जगह है, जैसे यहाँ Q1, यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1 भी हम कॉमन ले लेते हैं और यही ले देते हैं Q1। अब चलिए इस F12 के वैल्यू में हम लोग ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, तो बच रहा है हम लोग का मॉड Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। प्लस अब F13 के वैल्यू की बात करते हैं, तो ये तो कॉमन है कि हम बाहर लिख दिए, ये Q1 बेटा बाहर लिख दिए, यहाँ बचेगा Q3 बाई R13 स्क्वायर। R13 कैप प्लस डॉट 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 लास्ट में F1n है, इसका वैल्यू ये है, ये बेटा बाहर कॉमन ले लिए, Q1 कॉमन ले लिए, यहाँ बच रहा है Qn
बाई R1n स्क्वायर इंटू R1n है, और F1 का ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया। साथ ही साथ इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा हम लोग सिग्मा के बारे में जानते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10, तो इसको हम लोग सिग्मा n ऐसे लिख देते हैं, और लिख देते हैं कि ये n नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, और ये जो सिग्मा है ये ग्रीक अल्फाबेट है, और सिग्मा बेटा कहीं लगे ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। तो बस यहाँ भी देखेंगे बेटा ये प्लस, फिर ये, फिर प्लस, फिर लास्ट में ये, यहाँ भी समेशन का ही केस है, तो इसको भी हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 1 बाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा मीन्स समेशन। देखिए बेटा यहाँ मॉड में Q2 है, Q3 है, यहाँ मॉड में लिख देते हैं Qn बाई R12 स्क्वायर R13 स्क्वायर, तो हम यहाँ R1n का स्क्वायर लिख देते हैं, बगल में R12 कैप R13 कैप, तो यहाँ हम R1n कैप लिख देते हैं, और n का मान यहाँ बेटा 2 से स्टार्ट है और अंत में n तक दिया है, F1 इज इक्वल टू, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया। आइए थोड़ा सा इसको बढ़िया से हम लोग समझें। n का वैल्यू 2 रखना है बेटा, तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा q सफिक्स में n है, n का वैल्यू 2 तो हो जाएगा ये Q2, ये आ गया। नीचे देखिए बेटा R1n स्क्वायर है, n का वैल्यू 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा R12 स्क्वायर, देख लीजिए ये आ गया। बगल में R1n कैप है, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा R12 कैप प्लस, फिर n का वैल्यू बेटा 2 से आगे बढ़ेंगे 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एंड सो ऑन। यही आपका फाइनली फोर्स का एक्सप्रेशन है। और बेटा थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन फॉर्म करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप इसको नोट करते हुए इसको नहीं लिखेंगे, ये नोट कीजिए बेटा, ये नोट कीजिए, फिर हम आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताते हैं। आइए बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या वो बता रहे हैं। ये F1 किस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो इस Q1 पे, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग द फोर्स ऑन ए चार्ज। Q1 एक चार्ज है बेटा, इसलिए ऑन ए चार्ज, ये देख रहे हैं आप, इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डिफिनेशन बार बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी पूछा है, आप देख लीजिएगा, तो ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फोर्स ऑन ए चार्ज, ये बेटा इज इक्वल टू, अब F12 क्या है, फोर्स है, कौन लगा रहा है, तो Q2 लगा रहा है, किस पे, Q1 पे, उसी का नाम F12 है। फिर F13 की बात करते हैं, तो F13 देखिए बेटा फोर्स है Q1 पे, किसके द्वारा, Q3 के द्वारा। द फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, सब फोर्स का समेशन है, एडिशन है, लेकिन वेक्टर एडिशन है बेटा, देखिए यहाँ वेक्टर का साइन लगा हुआ है, वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, तो फिर से सुनेंगे, द फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted by group of charges। ये पूरा नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको लिखना है लास्ट में, फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स exerted by
group of charges. It is called principle of superposition. और इस तरीका से बेटा एनसीईआरटी का ना इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्लीट हुआ। अब बुक से जरूर मिलाइए कि हाँ हमने एनसीईआरटी के अनुसार पूरा कंप्लीटली बताया है कि नहीं, और आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा समझ में आ रहा है। आप लोग इधर थोड़ा कमेंट्स वगैरह कम कर दिए हैं तो वो नहीं बेटा, एकदम 100% आपको बताते रहना है, फीडबैक बताते रहना है ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाएं, अच्छे से अच्छे बताएं। और कल हम आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का एडवांस कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट है, और फिर हम आपको परसों इसका एक PDF लोड करेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे। बेटा न्यूमेरिकल्स भी खुद से बनेगा और हर लेवल का प्रॉब्लम डाला हुआ है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ाएं उसको एक बार रिवाइज करवाएंगे, ध्यान देना है। तो हम लोग आज पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। बेटा ये रिवीजन बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा, पूरा माइंड में एकदम सेट कर जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए देखिए इधर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं और इधर x एक्सिस, ये हम लोग का ओरिजिन है। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q1, दूसरा Q2। Here we take 2 point charges Q1 and Q2, और इस Q1 का पोजीशन है बेटा R1, वेक्टर R1, इसका वेक्टर R2। तो R1 R2 किसके रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन की। Here we take 2 point charges Q1 and Q2 are kept at position vector R1 and vector R2 with respect to origin। अब हम लोग फोर्स दिखलाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ऐसे हम लोग मिला देते हैं और इसको ऐसे दिखला देते हैं। और ये फोर्स Q1 पे लग रहा है तो फोर्स का नाम F1 देते हैं, और बाय Q2 लगा है तो F12, और फोर्स वेक्टर होता है तो बेटा वेक्टर का चिन्ह हमने दिखला रहे हैं, और इसको मान लेते हैं कि वेक्टर R है। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कहता है F = 1/4 mod Q1 Q2 by R², सो दैट हम लोग यहाँ फोर्स का नाम F12 दिए हैं। अभी बेटा सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालना है, ये कांस्टेंट ये होगा यहाँ मॉड, तो मॉड Q1 Q2, तो यहाँ Q1 Q2 ही है, और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन R है तो R²। इस तरीका से हम लोगों ने F12 का वैल्यू निकाल लिया। थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल रूल का यूज करेंगे वेक्टर में पढ़ना है। जैसे वेक्टर R2 का यहाँ हेड है और इसके हेड पर वेक्टर R का टेल है, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर। तो फ्रॉम ट्रायंगल रूल ये R2 है प्लस ये वाला R है इज इक्वल टू R1। इस R2 को उधर ले जाएंगे बेटा तो वेक्टर R इज इक्वल टू R1 और ये माइनस R2। शॉर्ट में इसको हम लोग R12 लिखते हैं, मीन्स वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को हम लोग शॉर्ट में R12 भी लिखते हैं। अब ध्यान देना बेटा, वेक्टर R का डायरेक्शन इधर है, देखिए एरो मार्क इधर लगा हुआ है, तीर का चिन्ह, और F12 भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो दैट F12 इज इक्वल टू, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब ये मैग्नीट्यूड तो लिखाएगा ही, इतना है, और इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। इधर वेक्टर R के एलोंग है इसका डायरेक्शन, वेक्टर R के डायरेक्शन में है वेक्टर F12 का डायरेक्शन, तो यहाँ हम R कैप लगा दिए, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन इसके एलोंग है।
और r देखिए बेटा r12 के बराबर है, तो f12 बराबर इज इक्वल टू 1/4 mod q1 q2 by r12 स्क्वायर into r12 कैप। यही हम लोग का कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है बेटा। अब हम लोग चाहेंगे इस q2 पे फोर्स निकालना। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा और इस फोर्स का नाम देते हैं F21। F21 करने का मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 by Q1। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग F21 को कैलकुलेट करते हैं। 1/4 होगा, ये फॉर्मूला लगाना है, चार्ज Q1 Q2 ही है बाय सेपरेशन बेटा उतना ही है r12 स्क्वायर, लेकिन F21 का डायरेक्शन इधर है और F12 का इधर है, मतलब F12 के अपोजिट में है F21। तो यहाँ पर हम लोग माइनस, यहाँ जो वेक्टर r12 का है उसमें हम लोग निगेटिव लगा देते हैं r12 पे, और इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए बेटा ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ और ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ, दोनों सेम है। यहाँ प्लस में r12 कैप है, वहाँ माइनस में r12 कैप है। ऑन कंपेयरिंग F12 इक्वल टू F21 है, लेकिन बेटा इसमें प्लस, यहाँ प्लस वैल्यू है तो उसमें माइनस वैल्यू है। तो ये आपका हो गया, मतलब कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। अब आइए आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अगला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि हियर वी टेक n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 dash Q1। we have to find the force on charge Q1 by group of charges। group of charges कहने का मतलब कि Q2 Q3 dash Q1। for system of two charges ऑलरेडी हम लोग देखे अभी, for system of two charges 1/4 Q1 Q2 by r12 स्क्वायर into r12 कैप। अब चलिए फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की बात करते हैं हम लोग। तीन चार्जेस ले रहे हैं बेटा, ध्यान देना है, थ्री चार्जेस हैं। यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। सभी चार्जेस का साइन चिन्ह पॉजिटिव है, सभी के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब इस पर इधर लगेगा F12, इस पर इधर लगेगा F13। और देखिए बेटा दो वेक्टर हैं, हम लोग जानते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब नेट इफेक्ट होगा, उसको शो करने के लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे। और इस वेक्टर का जो रिजल्ट होगा बेटा वो इसका डायगोनल होगा F1 विकर्ण। F1, F12 और F13 दोनों का नेट इफेक्ट है, क्या कहिए कि फोर्स है किस पे, Q1 पे बाय Q2 एंड Q3। फ्रॉम पैरेललोग्राम रूल की बात करते हैं, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। उसके बाद इन दोनों का यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब सिमिलरली सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं। एक Q1, यहाँ Q2 है बेटा, Q3 है, एक Q4 है, यहाँ Qn है, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा F12 रिपल्सिव, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा F13, ये इस पे इधर लगाएगा F14 और लास्ट में ये इधर लगाएगा F1n। बीच में और भी चार्जेस हैं और सारा भी फोर्सेस, और इस तरीका से F1 इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। सभी के वैल्यू में 1/4 होगा, ये वाला कॉमन ले लेते हैं। यहाँ चार्ज होगा Q1 Q2, यहाँ Q1 Q3, यहाँ Q1 Qn, तो Q1 भी सब जगह कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जाएगा बेटा मॉड Q2 बाई
R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, यहाँ बच जाएगा Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप डॉट 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 लास्ट में Qn बाई R1n स्क्वायर R1n कैप। और ये एडिशन है बेटा, तो एडिशन को हम लोग थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीका से F1 इज इक्वल टू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा ग्रीक अल्फाबेट जो समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर है Qt Q2 Q3 डैश डैश, क्या लिख देते हैं Qn, यहाँ बेटा R12 स्क्वायर हैं, R1n स्क्वायर लिखते हैं, R1n कैप बगल वाला ही, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर अंत में n तक गया है, आप 2 रखेंगे ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे बेटा ये अच्छा मिल जाएगा। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डिफिनीशन पूछा गया है बार बार सभी बोर्ड में, सभी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका डिफिनीशन एक बार समझ लेना है। F1 फोर्स इस Q1 पे लग रहा है, द फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, सबका वेक्टर एडिशन है बेटा, तो वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, एक Q2 का है एक Q3 का है, बाय ग्रुप ऑफ चार्जेस। Once more, the force on a charge is equal to vector addition of individual force by group of charges. It is called principle of superposition. और थोड़ा सा फीडबैक वगैरह आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए बेटा, ताकि हम अच्छे से अच्छे पढ़ाएं आपको। और कल से हम 11th का एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसमें 11th के जो भी बच्चे हैं या टारगेट के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। उसमें हम आपको सिर्फ जेईई में एडवांस नीट ही नहीं, एमसी नहीं, केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और ओलंपियाड, मतलब उस बैच को हम खासकर रिसर्चर बनाने के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें पढ़ाने का मेरा मेन मोटो है कि उसमें जो बच्चे पढ़ें उनके पास साइंटिफिक सोच डेवलप हो फिजिक्स का, और वो एक साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट की पढ़ाई के लिए तैयारी कर पाए। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे, बेटा जो भी पढ़ने वाले आपके बगल अगल में हो उनको कहिए 10 क्लास वो भी पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो फिर आगे पढ़ें। ठीक है, थैंक यू बेटा, इतना ही तक आज जान लेते हैं।